हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि विगत इकोनॉमिक्स की क्लासेस में हम लोग मुद्रा एंड बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इन सभी विश्लेषण बिंदुओं पे हमने चर्चा की, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, और साथ ही हमने चर्चा की थी बेसल नॉर्म्स की, जिसके बाद किस तरह से वर्तमान में जो बैंक हैं वो बैंक को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, पहले इनको नेशनलाइज किया गया क्योंकि उस समय की डिमांड थी कि प्राइमरी सेक्टर्स जो है इंडिया का, कृषि, एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र है, उसकी जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए सरकार का बैंकों पे कंट्रोल होना काफ़ी ज़रूरी था। उसके बाद आज वर्तमान के दौर में जबकि बेसल नॉर्म आ गया है और बैंकों को विश्व स्तरीय मानक पे खड़े उतरना है, तो उनका प्राइवेटाइजेशन करना, निजीकरण करना, ठीक है, कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी है। और ये एनपीए की जो बढ़ती हुई समस्या और बैंकों को पुनर्पूंजीकरण से साथ में पूंजी जुटा करके एक स्थायी तौर पे बड़े बैंक के रूप में उभरने के लिए कि वो विश्व स्तर के जो चाइना के बैंक हैं या फिर यूरोपियन बैंक हैं या अमेरिकन बैंक हैं, उन सभी बैंकों से ये टक्कर ले सकें, उस दौर में लाने के लिए ये बेतिहाशा और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। ये एक समय की डिमांड है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बैंक किस किस टाइप के बैंक, हम कहाँ किस किस टाइप के बैंक कैसे कैसे बने। ठीक, तो हम पहला जो बैंक है उस पर चर्चा करते हैं। जैसे आप बैंक के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे तो बैंक अगर आप देखेंगे तो जैसे कुछ बैंक ऐसे हैं कि सहकारी बैंक होते हैं, ठीक है, सहकारी बैंक जिनको कि हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। ठीक, कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कि वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जिन्हें हम कमर्शियल बैंक कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, कुछ बैंक ऐसे हैं जैसे कि ग्रामीण बैंक, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करते हैं, इनको हम रूरल बैंक कहते हैं, आरआरबी कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें नाबार्ड इसको कंट्रोल करता है, इसके ये सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो डेवलप्ड बैंक होते हैं, विकास बैंक होते हैं। विकास बैंक में क्या आते हैं? विकास बैंक में जैसे कि आपके आईडीबीआई आता है, सिडबी आता है, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये विकास बैंक आते हैं। जैसे कि आपका सिडबी हो गया, ठीक, आईडीबीआई हो गया, ठीक है, एक है नेशनल हाउसिंग बैंक है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? विकास बैंक हैं। तो ये बैंकों के अपने में एक प्रकार हैं। और आयात निर्यात को कंट्रोल करने के लिए भी बैंक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एग्जिम बैंक। ठीक है, ये विश्व व्यापार के दौरान आयात और निर्यात के लिए जो जितना धन हमें लेना है और जितना धन हमें देना है, एक हमारे पास एक सीट होती है जिसे हम कहते हैं बैलेंस सीट। इस बैंक में बैलेंस सीट में हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, कितना हमें धन देना है, कितना दिन हमें लेना है। तो ये कई बार हमारा विनिमय दर संतुलित है या नहीं है, इस आयात निर्यात को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास जो बैंक है उसे हम क्या कहते हैं, एग्जिम बैंक। ठीक, तो जिस हिसाब से हमने जाना, वाणिज्यिक बैंक जो कमर्शियल बैंक जो आप देखते होंगे, सहकारी बैंक जैसे 14 बैंकों का निजीकरण किया गया 1969 में, उसके बाद 6 और बैंक थे जिनका निजीकरण किया गया 1980 में, तो वो वाणिज्यिक बैंक थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसूची में वो दर्ज हैं। सरकारी बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के बैंक होते हैं, विकास बैंक होते हैं। इस तरह से हम बैंकों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा मुख्य मोटिव यही है। इसके अलावा आप देखेंगे एक कुछ नए बैंक चल रहे हैं, आजकल आए हैं। जैसे एक है आपका पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक जैसे आपका क्या है, एयरटेल हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब क्या है, पेमेंट बैंक है। ठीक है, कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक, वो भी इस तरह से बैंक के इंडस्ट्रीज़ में आ रहे हैं, जिन्हें हम स्मॉल बैंक कहते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ बैंक ही हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक बैंक की। इन सभी चीज़ों को जो इतना बात बताया जाए वो धीरे धीरे सुनेंगे और धीरे धीरे नोट करेंगे, तो वो वहीं से आपके एमसीक्यू जनरेट होंगे। तो हम बात करते हैं वाणिज्यिक बैंक की। वाणिज्यिक बैंक क्या है? देखिए, वाणिज्यिक बैंक का मुख्य मोटिव क्या होता है, आप क्या सोच सकते हैं? जो आपके आसपास वाणिज्यिक बैंक आप देखते हैं
तो उनके पीछे मोटिव क्या होता है उन बैंक का मुख्य मोटिव होता है लाभ कमाना। मुख्य कार्य क्या है? लाभ कमाना। इस वाणिज्यिक बैंक में अगर आप देखेंगे तो इनका मुख्य कार्य अगर आप देखेंगे तो वो क्या है? लाभ को कमाना, ये इनका मुख्य कार्य है। ओके, परंतु अधिकतर बैंक इसमें क्या है? सार्वभौमिक प्रकार के बैंक हैं। सार्वभौमिक बैंक मतलब यूनिवर्सल बैंक है, ये सार्वभौमिक हैं। सार्वभौमिक यूनिवर्सल बैंक, इसका मतलब ये होता है कि ये बैंक तो इनके पास अपना करंट अकाउंट जारी करेंगे, सेविंग अकाउंट जारी करेंगे, एफडी होगी, ठीक है, आरडी रिकरेंट डिपॉजिट होगा, फिक्स डिपॉजिट होगा। जो रिकरेंट डिपॉजिट जो आप मंथली जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट जिसका एक टाइम बाउंड होता है, और ये आपकी बचत खाते होते हैं। तो सार्वभौमिक बैंक जो होते हैं वो इनके साथ साथ और क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड जो होता है उसको भी जारी करते हैं। साथ साथ में और क्या करते हैं? ये इंश्योरेंस का भी काम करने लगते हैं, बीमा के क्षेत्र में इंश्योरेंस के काम। जैसे अभी आप देखे होंगे जैसे आईसीआईसीआई का बैंक है, उसकी भी एक इंश्योरेंस बैंक है, आईसीआईसीआई बीमा पॉलिसी आप देखते हो, सुनते होंगे। तो ये क्या है? एक तो पूर्ण रूप से, दूसरी बात ये होती है कि ये पूर्ण रूप से आरबीआई के अंतर्गत आते हैं। इनमें कौन सा कानून लागू होता है? पूर्ण रूप से किसके अंतर्गत होते हैं? पूर्ण रूप से ये आरबीआई के अंतर्गत कार्य करते हैं, आरबीआई के अंतर्गत, ठीक। और इन पे जो आरबीआई के जो रूल्स होते हैं वो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति होती है, मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी हमने बताया है, वो मॉनेटरी पॉलिसी और उसकी क्रेडिट पॉलिसी, मतलब क्या होता है कि आरबीआई की दोनों आपकी मौद्रिक नीति और साख नीति दोनों इन पे लागू होती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति कितने हर 2-2 मंथ पे आती है, जिसमें आरबीआई बताती है कि भाई सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कितना रहेगा, ठीक है। दूसरी बात है कि साख नीति कि आपको कितना सीआरआर रखना है, एसएलआर रखना है, कितना धन आप ऋण के रूप में दे सकते हैं कि आपको लॉस न हो, बैंक की पूंजी बरकरार रखे। तो इसके लिए बैंकों का अभिभावक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो वाणिज्यिक बैंक का मुख्य कार्य रहता है लाभ कमाना। एक सार्वभौमिक प्रकार के बैंक हैं जो आप देखते होंगे, और ये पूर्ण रूप से आरबीआई के अंतर्गत लागू होते हैं। आरबीआई की मौद्रिक और साख नीति उन पे लागू होती है। अब हम बात करते हैं कि और इसमें बैंकिंग अधिनियम की धारा लगती है, ठीक है। आप सुनते होंगे बैंकिंग एक्ट की, बैंकिंग अधिनियम की धारा। तो इनमें क्या लगती है? बैंकिंग अधिनियम की धारा लागू होती है। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि हम, अगर आप वाणिज्यिक बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसे नोट कर लीजिएगा। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक। तो वाणिज्यिक बैंक क्या है? जो कि मुख्य मोटिव होता है लाभ कमाना। ये सार्वभौमिक प्रकार के बैंक होते हैं, ये पूर्ण रूप से आरबीआई के अंतर्गत होते हैं। आरबीआई की मौद्रिक और साख नीति इन पे लागू होती है और बैंकिंग अधिनियम की धाराएं इन पे लागू होती है। अब हम बात करते हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या होते हैं? सहकारी बैंक का मोटिव लाभ कमाना नहीं होता है, ठीक। सहकारी बैंक का मोटिव लाभ कमाना नहीं होता है, न तो इनका मोटिव होता है लाभ कमाना, और न तो ऐसा होता है कि कोई चीज़ें हानि पे चले, ठीक है, लॉस पे नहीं चल सकती। तो न तो इनका काम है लाभ कमाना और न तो इनका काम है हानि से, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सहकारी बैंक की। सहकारी बैंक इंग्लिश में इन्हें क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, जिनका कि मुख्य कार्य है लाभ के लिए कार्य नहीं करना। इनका मुख्य कार्य लाभ के लिए कार्य नहीं करना। मतलब इनका लक्ष्य क्या होगा? इनका लक्ष्य ये है कि न तो लाभ हो न तो हानि हो, और कुछ निश्चित क्षेत्र के लोगों में ये वर्क करते हैं।
तो ये तो कार्य हो गया। लक्ष्य मतलब एम, एम क्या है कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक। और कुछ निश्चित क्षेत्र में एक जो कुछ फिक्स्ड एरिया होती है उसमें ये काम करते हैं, कुछ निश्चित क्षेत्र में ये कार्य करते हैं, ठीक। अब ये क्या होते हैं, त्रिस्तरीय टाइप की सुविधा इनके यहाँ प्रोवाइड की जाती है, वित्तीय सुविधा। और इनमें क्या है कि बैंकिंग अधिनियम की क्या धारा लागू होती है। अगर आप ये सोचेंगे कि सहकारी बैंक में बैंकिंग अधिनियम की धारा लागू होती, तो नहीं, इनमें बैंकिंग अधिनियम की कुछ धारा लागू होती है और ये सीधा आरबीआई के कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो एक तो ये कुछ निश्चित क्षेत्र में ही कार्य करते हैं, ठीक, कार्य करते हैं एक चीज़, ठीक। और इनमें अगर आप कहेंगे कि लागू या कंट्रोल बाय, तो आप ये देखेंगे कि ये आरबीआई के द्वारा कंट्रोल में नहीं है, आरबीआई के द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, कंट्रोल नहीं है। और दूसरी बात, इनमें जो बैंकिंग अधिनियम की कुछ ही धारा लागू होती हैं, जो बैंकिंग अधिनियम होती है उस बैंकिंग अधिनियम की अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ धारा जो होती है वही धारा लागू होती है, कुछ प्रोविज़न है वही इन पे लागू होती है, सब चीज़ें इन पे लागू नहीं होती हैं सहकारी बैंक में, ठीक। और इसमें पूर्ण रूप से आरबीआई की जो मौद्रिक और साख नीति होती है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं होती है। तो जब आरबीआई के द्वारा कंट्रोल नहीं होगा तो आरबीआई की मौद्रिक और साख नीति लागू नहीं होती, जबकि यहीं आप देखेंगे मौद्रिक एंड साख नीति लागू नहीं होती, जबकि आप यहीं देखेंगे कि अभी हम जब वाणिज्यिक बैंक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये चीज़ें लागू थी। तो इनका मुख्य कार्य क्या है, लाभ कमाने के लिए नहीं है। लक्ष्य इनका क्या है कि एक निश्चित क्षेत्र में नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमें काम करना है। लागू क्या होता है, बैंकिंग अधिनियम की कुछ धाराएं लागू हैं, बट आरबीआई के धारा इस पे के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है और आरबीआई की मौद्रिक और साख नीति लागू नहीं है, ये चीज़ इस पे होती है, ठीक। अब क्या ये सार्वभौमिक प्रकार का बैंक है? नहीं, ये सार्वभौमिक प्रकार का बैंक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये इंश्योरेंस का भी काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये यूनिवर्सल बैंकिंग नहीं है। ये क्या है, ये एक प्रकार से सीमित क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो इनको हम नैरो बैंकिंग कहते हैं, क्योंकि ये निश्चित क्षेत्र में कार्य करते हैं। दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एज द नैरो बैंकिंग, नैरो बैंकिंग, ठीक। ये है नैरो बैंकिंग है, ठीक। ये सार्वभौमिक प्रकार के बैंक नहीं है, ठीक। तो ये सार्वभौमिक बैंक नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो और जबकि वाणिज्यिक बैंक क्या थे, वो सार्वभौमिक बैंक थे, ठीक। अब ये क्या होता है कि ये 3 स्तर पे कार्य करते हैं। 3 स्तर पे क्या है कि सहकारी बैंक का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये राजधानी स्तर पे होते हैं, जिले स्तर पे होते हैं और ग्रामीण स्तर पे होते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते रहे। ये सार्वभौमिक बैंक नहीं है, इनका मुख्य कार्य लाभ कमाने के लिए नहीं है, इनका लक्ष्य नो प्रॉफिट नो लॉस है, नैरो बैंकिंग होता है, कुछ निश्चित क्षेत्र में कार्य करते हैं और इनके लागू होता है आरबीआई के द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं, ठीक। बैंकिंग अधिनियम की कुछ धारा लागू होती है, चूँकि आरबीआई के द्वारा कंट्रोल नहीं है तो आरबीआई की जो मौद्रिक और साख नीति है वो भी इन पर लागू नहीं होती है, ठीक। अब आप बात करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सहकारी बैंक का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे जनरली जिलों में देखेंगे जो यूरिया होती है, खाद होती है, इन सब चीज़ों की जो सप्लाई होती है वो कई बार सहकारिता विभाग, सहकारी बैंकों द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। तो ये आरबीआई का जो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये 3 स्तर पे होते हैं, 3 स्तरीय इनका क्या है, ये स्ट्रक्चर है, तीन स्तर है, ठीक। 3 स्तर कैसे, देखिए, एक तो ये है कि ये जिला स्तर पे कार्य करते हैं, ठीक, साथ में राज्य स्तर पे और साथ ही क्या होता है गांव स्तर पे भी होते हैं। तो
जो राज्य स्तर पे होते हैं, राज्य स्तर पे, तो राज्य स्तर पे जो होते हैं वो राजधानी में होते हैं, जैसे जनरली राजधानी में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, राज्य सहकारी बैंक। ठीक, उनका नाम क्या होगा कि एक तरह से कि राज्य सहकारी बैंक हो गए। एक होता है जिला स्तर पे, देखिए राज्य सहकारी बैंक। ठीक, और ये राज्य सहकारी बैंक फिर कंट्रोल करते हैं जिला डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, जिला स्तर पे किसको, जिला सरकारी बैंक, उनको हम नाम देते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक। इनका नाम क्या होता है, केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक, तो ये आप जिले स्तर पे आप जाएंगे, जैसे जितने ज़िले हैं उतने ज़िलों पे केंद्रीय सहकारी बैंक आपका रहेगा। ठीक, ये स्ट्रक्चर है। और फिर ग्रामीण ग्रामीण स्तर पे, रूरल लेवल पे ये केंद्रीय सहकारी बैंक क्या करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कई गांव होंगे तो वहाँ एक प्राथमिक सहकारी बैंक होता है, प्राथमिक सहकारी बैंक। ठीक, तो ये आपका एक ग्राम स्तर पे, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे ये इसका स्ट्रक्चर है। राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पे केंद्रीय सहकारी बैंक और उसके बाद ग्रामीण स्तर पे प्राथमिक सहकारी बैंक। तो ये 3 स्तरीय इनका स्ट्रक्चर होता है, जिससे प्राथमिक सहकारी बैंक को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक साख समिति भी कहते हैं, और जिसे आप जनरली कहते होंगे सोसाइटी के नाम से जानते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो सहकारी बैंक का स्ट्रक्चर 3 स्तर का, राज्य स्तर का, जिला स्तर का और ग्रामीण स्तर का। बात करते हैं हम प्राथमिक सहकारी बैंक की। प्राथमिक सहकारी बैंक क्या होता है, देखिए जो प्राथमिक सहकारी बैंक होता है उनका नाम होता है, अब इसमें सहकारी बैंक जो ग्रामीण स्तर पे होते हैं, ग्रामीण स्तर पर, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्राथमिक साख समिति। ठीक, इनको प्राथमिक साख समिति को और क्या कहा जा सकता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोसाइटी। सोसाइटी, क्वेश्चन पूछा सोसाइटी क्या है, तो सोसाइटी क्या है कि ग्रामीण स्तर पे जो प्राथमिक साख समितियां होती हैं उन्हें हम सोसाइटीज़ कहते हैं। ये सोसाइटी किस तरह से होती हैं, ये सोसाइटी मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में 10 लोग मिल गए और 10 लोगों ने मिल करके एक लोगों से क्या किया कि जमा इकट्ठा किया। मतलब ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे सोसाइटी के बारे में, तो सोसाइटी अगर हम यहाँ से देखते हैं, सोसाइटी में क्या होता है कि 10 लोग मिले और 10 लोग ग्रामीण क्षेत्र के और वो लोगों ने क्या किया, वो लोग मिल करके क्या बनाया, सोसाइटी बना ली, मिलकर क्या बनाया, सोसाइटी। और फिर इन्होंने ये काम पहला फर्स्ट, और फिर इस सोसाइटी ने लोगों से जमा इकट्ठा किया। ठीक, लोग इसमें पैसा जब डिपॉजिट करेंगे जो उस गांव के लोग हैं, तो लोगों से जमा इकट्ठा किया। ठीक, सोसाइटी ने, एक तो सेकंड काम ये हुआ, पहले तो 10 लोग इकट्ठा हुए ग्रामीण क्षेत्र में, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई और फिर लोगों से जमा इकट्ठा किया। और ये सोसाइटी क्या होती है, ये सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है। रजिस्टर्ड मतलब इस हिसाब से होती है कि लोग मान लीजिए इसमें लोग 1 साल के लिए अल्पकालिक ऋण भी ले सकते हैं, ये काम हुआ। थर्ड स्टेप ये हो सकता है कि अगर लोगों को ज़रूरत हुआ तो पब्लिक क्या हो सकती है जो उस एरिया की है, वो अपने कार्य के लिए अल्पकालिक ऋण भी ले सकती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ तो पैसा डिपॉजिट भी हो रहा है और साथ में लोनिंग भी हो रहा है, दोनों कार्य हो रहा है। ठीक, मान लीजिए पैसा लोग जमा कर रहे हैं और ये पैसा जब जमा करने के दौरान पैसे के एक्सेस हुई। ठीक, तो ये पैसा जब एक्सेस हुआ तो फिर क्या होगा कि अब जो लोग जमा कर रहे हैं पैसा, उसमें इनको इस प्राथमिक साख समिति को जो रूरल लेवल पे बैंक है उसको इंटरेस्ट तो देना ही है, लाभ ब्याज तो देना ही है। तो ये क्या करेंगे
कि ये एक्सेस पैसे को केंद्रीय सहकारी बैंक में भेज देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, जमा जब इन्होंने दिया तो इस जमा पे क्या देना है, इस जमा पे ब्याज देना है। अब ये ब्याज देने के लिए क्या करेंगे कि ये पैसा अगर सरप्लस हुआ तो क्या होगा कि ये पैसा को भेज दिया जाएगा कहाँ, ये किसके द्वारा कंट्रोल है, ये जिला स्तर पे एक केंद्र, हमने बताया आपको कि केंद्रीय सहकारी बैंक है उससे कंट्रोल होता है, केंद्रीय सहकारी बैंक से। ठीक, केंद्रीय सहकारी बैंक से ये कंट्रोल होता है जिला स्तर पे। और ये कहाँ कार्य हो रहा है, ये आपका ग्राम स्तर पे हो रहा है। तो प्राथमिक सहकारी समितियाँ में जो पैसा इकट्ठा हुआ जिससे आपको ब्याज देना जो एक्सेस है वो क्या होता है, केंद्रीय सहकारी बैंक में क्या होता है, भेज दिया जाएगा। ठीक, और फिर केंद्रीय सहकारी बैंक क्या करेगा, क्योंकि केंद्रीय सहकारी बैंक किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल होता है राज्य सहकारी बैंक से, ये कंट्रोल बाय राज्य सहकारी बैंक। और ये क्या करेगा कि राज्य सहकारी बैंक से जब उसको ऋण की आवश्यकता होगी तो राज्य सहकारी बैंक से लेता रहेगा। और राज्य सहकारी बैंक किससे कंट्रोल होता है, दैट इज ए कंट्रोल बाय नाबार्ड। तो हिसाब से आपका इतना क्वेश्चन तैयार हो गया कि ये जो सहकारी बैंक है जिसमें कि ग्राम लेवल पर प्राथमिक सहकारी समितियाँ हैं जो जिला लेवल पे केंद्रीय सहकारी बैंक से कंट्रोल हैं, और ये या इनको हम जनरली सोसाइटी करते हैं। क्या होता है कि 10 लोग गांव के इकट्ठा हुए, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई और उसमें वहाँ के लोगों ने पैसा जमा किया, जब ज़रूरत पड़ा तो पब्लिक ने ऋण भी लिया, जो पैसा इकट्ठा हुआ एक्सेस हुआ क्योंकि उस पर ब्याज देना तो वो केंद्रीय सहकारी बैंक में भेज दिया गया। केंद्रीय सहकारी बैंक किससे कंट्रोल है, राज्य सहकारी बैंक से, और राज्य सहकारी बैंक किससे कंट्रोल है, नाबार्ड से। ये टोटल सहकारी बैंक का मोटिव है। सहकारी बैंक का जो मुख्य कार्य होता है वो रूरल लेवल पे न तो लाभ कमाना होता है न तो हानि होता है। उनका मुख्य कार्य एक तरह सहकारिता, कोऑपरेशन में कार्य करना होता है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण बैंक की। ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक। ग्रामीण बैंक के लिए अगर आप बात करेंगे तो ग्रामीण बैंक से आप क्या समझते हैं, वर्तमान में ग्रामीण बैंक कितने हैं और ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्य क्या है। जनरली इस टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, या ग्रामीण बैंक के मॉडिफिकेशंस के लिए जो फंडिंग होती है वो कैसे होती है, हैं, और ग्रामीण बैंक की अनुषंगी इकाई वर्तमान में क्या है। देखिए, जो ग्रामीण बैंक है वो ग्रामीण बैंक का स्थापना अगर देखा जाए, ग्रामीण बैंक दैट इज आरआरबी, जिसे आरआरबी कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक। ठीक, ये क्या है, देखिए क्या था कि 2 अक्टूबर 1975 में इसका स्ट्रक्चर किया गया, और पूरे स्टेट में नहीं है, सिक्किम और गोवा को छोड़कर ये सभी राज्य में है। सिक्किम और गोवा में आरआरबी नहीं है। तो अगर आप इस पे बात किया जाए तो ये 2 अक्टूबर 1975 को ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं ये इस्टेब्लिश किया गया। और सिक्किम एंड गोवा इसको छोड़कर सभी राज्यों में है, छोड़कर सभी राज्यों में आरआरबी है। ये इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। सभी राज्यों में आरआरबी है, किसको किसको छोड़ करके, 2 जगह, सिक्किम और गोवा को छोड़ के। देखिए क्या हुआ कि 1987 के बाद कोई नया आरआरबी नहीं बनाया गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे मुख्य रीज़न ये है कि आरआरबी ने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में किसानों के नाम पे धन दिए गए। वो जब धन दिए गए, ऋण दिए गए, तो उनकी वापसी नहीं हुई। तो वो जब वापसी नहीं हुई तो वो फिर किसका रूप ले लिए, एनपीए का रूप ले लिए। ठीक है, बात को समझिएगा। तो इसीलिए 1987 के बाद कोई भी नया जो बैंक है आरआरबी नहीं खोला गया। 1987 के बाद क्या हुआ, नो न्यू आरआरबी। और अभी तक अगर आप देखेंगे, अभी तक टोटल कितने हैं, टोटल 56 आरआरबी हैं। अभी तक टोटल 56 आरआरबी हैं। ठीक, और
इनका मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य है ग्रामीण स्तर पे वित्तीय सुविधा देना, वित्तीय समावेशन करना और साथ में अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण देना। तो अगर हम इनका आपको कहें कि इनका मुख्य कार्य आप बताइए, तो मुख्य कार्य क्या है? तो आपको एक चीज़ बताना है कि ग्रामीण स्तर पे, चूँकि ये ग्राम पे काम करते हैं, तो ग्रामीण स्तर पे क्या करना है हमें कि बैंकिंग की जो होती है वो बैंकिंग की आप इनको देना है सुविधा, साथ में सभी का खाता हो, ठीक, साथ में बैंकिंग वहाँ पे बैंकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, ठीक, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अब लाई गई, बैंकिंग समावेशन हो, और साथ में ऋण वो किस टाइप का, चाहे वो अल्पकालिक हो चाहे वो दीर्घकालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण दे सकें, ठीक। ये दो चीज़ें जो हैं, इतनी चीज़ें की सुविधा जो है वो देना है, अल्पकालिक दीर्घकालिक ऋण और वित्तीय सुविधा, बैंकिंग सुविधा और समावेशन। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म होता है, दिस इज़ दीर्घकाल के लिए और अल्पकाल के लिए ऋण प्रोवाइड करना। तो ये क्या है, इसका मुख्य कार्य है, किसका? आरआरबी का, ठीक। अब ये बात होती है कि आरआरबी का निर्माण हुआ कैसे, इस पे क्वेश्चन पूछता है, आरआरबी का निर्माण कैसे होता है? तो आरआरबी का जो निर्माण होता है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी योगदान करती है, भारत सरकार, साथ ही साथ वहाँ पे एक स्पॉन्सर्ड बैंक होता है, जो बैंक जैसे आप देखते होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्रामीण बैंक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे क्या है, वो उसका स्पॉन्सर्ड बैंक हो गया, ठीक। और साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें योगदान करती है। तो अगर इसका आरआरबी का निर्माण की बात किया जाए, निर्माण किसका? आरआरबी का। तो आरआरबी के निर्माण की अगर बात करेंगे तो इसका जो निर्माण होता है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ में स्टेट गवर्नमेंट, साथ में स्पॉन्सर्ड बैंक, स्पॉन्सर्ड बैंक, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब इनका शेयर होता है, वो शेयर अलग अलग होता है, इसका क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो 50% जो होता है, 50% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, 15% स्टेट गवर्नमेंट देता है और 35% कौन देता है? स्पॉन्सर्ड बैंक देता है। ये टोटल इसका निर्माण के बारे में हमने आपको चर्चा की आरआरबी के लिए। अब आपके पास ये क्वेश्चंस उठ सकता है कि 1975 से 1985 तक क्या हुआ कि इनका निर्माण बहुत तेज़ी से हुआ। सन 1975 से क्या हुआ कि ये क्वेश्चंस का बात नहीं है, ये ऐसे आपको बताया जा रहा है कि 1975 से 1985 तक इनका निर्माण बहुत तेज़ी से हुआ, ठीक, ये बहुत तेज़ी से बने। बट उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर इसका निर्माण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि एनपीए की समस्या 1987 से हमने आपको बता दिया कि इनका निर्माण कम होने लगा और फाइनली वर्तमान में केवल 56 आरआरबी हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? दिस इज़ बिकॉज ऑफ एनपीए की समस्या बढ़ गई, क्योंकि किसानों ने जो ऋण लिया या किसानों के नाम पे जो ऋण लिया गया वो वापस किया नहीं गया और आरआरबी जो होती हैं वो घाटे में जाने लगे, तो इनके निर्माण पे फ़िलहाल वही तक के लिए रोक लगा दिया गया, ठीक। तो अब क्या है, अब आरआरबी देखिए तो टोटल 56 आरआरबी हैं और इनका जो एनपीए का बकाया कम हो इसलिए इनकी संख्या कम कर दी जा रही है, ठीक। भाई अगर इनकी संख्या है, एनपीए अगर बढ़ रहा है तो एनपीए इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आरआरबी बढ़ रही है और उस टाइम बढ़ रही थी। तो अब क्या है, एनपीए को कम करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए क्या किया गया, आरआरबी की ब्रांचिंग जो होती है, आरआरबी की संख्या को क्या कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया। ये टोटल है ग्रामीण बैंक का रूल। 2 अक्टूबर 1975 को इस्टेब्लिश, सिक्किम गोवा को छोड़ के सभी राज्यों में। 1987 के बाद नो न्यू आरआरबी, अभी तक टोटल 56 आरआरबी हैं। निर्माण आरआरबी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड बैंक को मिला के है। इनका कार्य है ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग सुविधा देना, समावेशन देना और साथ ही साथ ऋण जो वहाँ पे लोकल ग्रामीण स्तर पर ऋण की ज़रूरत है दीर्घकाल और अल्पकाल के लिए, वो प्रोवाइड करना, ठीक। अब बात आती है कि कोई भी जो अगर स्पॉन्सर्ड बैंक है तो वो स्पॉन्सर्ड बैंक, ये बात, स्पॉन्सर्ड बैंक आरआरबी जनरेट करने के लिए धन क्यों देगा? देखिए, आप ये जानते होंगे
कि आरबीआई का एक रूल है कि प्राथमिक क्षेत्र देयता प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में आपको कृषि में ग्रामीण स्तर पे आपको धन देना ही है। 40% जो है वो बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को धन देना है। तो कमर्शियल बैंक अगर डायरेक्ट अगर किसी किसानों को देती है या ग्रामीण स्तर पे देती है तो उनको ये डर रहता है, उनका मुख्य मोटिव है धन कमाना। उनको ये डर रहता है कि उनका धन जो होता है वो वापस नहीं आएगा। तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन हमने ये आपको बताया कि स्पॉन्सर्ड बैंक आरआरबी को इस्टेब्लिश क्यों करेंगे, आरआरबी को इस्टेब्लिश क्यों करेंगे। देखिए उसके पीछे ये है कि इनको 40% क्या करना है, इनको 40% तो प्राथमिक शाख में धन देना ही है ग्रामीण क्षेत्र में। अब इनको क्या करना है, 40% अपना किधर देना है, 40% देना है प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। अब वो प्राथमिक क्षेत्र में जो 40% धन देना है, अगर वो जनरली अगर कोई बैंक आरआरबी को, रूरल बैंक को मदद कर दे तो वो इसी में काउंट हो जाएगा। दिस इज़ द रीज़न दैट वाई कि स्पॉन्सर्ड जो बैंक हैं वो रूरल बैंक को इस्टेब्लिश करने में धन देते हैं, में मदद करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि इनकी ये जो प्राथमिक क्षेत्र की जो देयता है वो मेंटेन हो जाती है। अब ये हम बात करते हैं कि इनकी जो एनपीए की समस्या बढ़ी, और एनपीए की समस्या बढ़ी तो इससे क्या हुआ कि कमर्शियल बैंकों को भी लॉस हुआ। ठीक भाई, अगर इस प्राथमिक क्षेत्र में एनपीए की समस्या बढ़ी तो उससे क्या हुआ कि ये जो बैंक इनका निर्माण किए थे, एनपीए की समस्या अगर बढ़ जाती है तो एनपीए की समस्या बढ़ने से क्या हुआ कि रूरल बैंक किस पे डिपेंड थे, रूरल बैंक डिपेंड थे किससे, अपने स्पॉन्सर्ड बैंक से, कमर्शियल बैंक से। तो लॉस किसको किसको हुआ, लॉस आपके टोटल कमर्शियल बैंक को भी लॉस हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ी पूंजी जो है अलग से बजट कमर्शियल बैंक को दिया। ठीक, इस एनपीए की समस्या से जो इनका लॉस हुआ, रूरल बैंक को लॉस हुआ, और इससे जो इनको लॉस हुआ, इस लॉस की पूर्ति के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको एक एसेट दिया। ठीक, बजट इनके लिए अलग से निर्धारित किया जी, जिससे ये लॉस से उबर सके। एंड अगर किसान ऋण नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एनपीए क्यों हुआ, एनपीए इसलिए हुआ, दिस इज़ बिकॉज क्योंकि किसान जो है वो आपका ये ऋण चुकता करने में सक्षम नहीं है। तो किसान ऋण नहीं दे रहा है तो फिर इसमें भी किसानों के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ा, एक ऋण माफ़ी योजना लाते हैं समय समय पे, तो ऋण माफ़ी करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोनों तरफ से लॉस हुआ। इन सभी चीज़ों को देखते हुए और इससे फाइनली क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्थिक बोझ काफ़ी बढ़ा। तो अब क्या किया गया है कि आरआरबी को नई आरआरबी को जनरेट करने की बात जो है वो बंद कर दी गई है। आरआरबी क्या कर रहे हैं, आज के एक्ट में क्या किया गया कि अब आरआरबी को एज ए वाणिज्यिक बैंक की तरह से है। अब आरआरबी खाता भी खोल सकते हैं, ठीक, जमा भी स्वीकार कर सकते हैं और खाता भी खोल रहे हैं और एक निश्चित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। नाउ आज के डेट में अगर आरआरबी का कार्य देखा जाए तो इनका मुख्य कार्य क्या है, वित्तीय समावेशन ही है। क्योंकि आज के डेट में देखेंगे तो ये अब तो जमा भी स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, स्वीकार कर रहे हैं और साथ में ऋण भी प्रदान कर रहे हैं। एक तरह से अगर आप देखेंगे तो एक तरह से ये एक वाणिज्यिक बैंक की तरह से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और बट इनका जो मुख्य कार्य आप देखेंगे तो मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य अगर कभी भी क्वेश्चन में आए तो मुख्य कार्य इनका है ग्रामीण वित्तीय, ठीक, समावेशन। ये इनका मुख्य कार्य किसका, ग्रामीण बैंक का आज के डेट में, ठीक। तो ये इतनी बातें हुई। अब हम नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि ये इसके लिए एक समिति बनी थी, केलकर समिति। क्वेश्चन आता है केलकर समिति किस लिए बनी थी, नरसिंघम समिति, जैसे बताया था नरसिंघम समिति 1 और 2,
ये बनी थी बैंकिंग जो है उनके सुधार के लिए, बैंकिंग के स्ट्रक्चर के लिए। उसी कारण आज जो देख रहे हैं बैंकिंग का मर्जर किया जा रहा है वो नरसिंहम समिति के सुझाव का ही नज़रिया है। और अगर आप देखेंगे कि केलकर समिति, तो केलकर समिति ने ये कहा कि इनकी क्या है, नई आरआरबी को लेकर के केलकर समिति बनी थी। क्वेश्चन आता है केलकर समिति का, तो केलकर समिति ने ये कहा था कि अब कोई भी नया न्यू आरआरबी, कोई भी नई आरआरबी नहीं बनेगी। दूसरी चीज़, आप इनकी कार्य क्षमता को बढ़ाइए, ठीक, साथ में इनकी कार्य की दक्षता को बढ़ाइए, टेक्नोलॉजी दीजिए। अब जाएंगे आपको आरआरबी में भी आपको देगा कि पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, ठीक। और साथ में इनको ये कहा गया कि स्पॉन्सर्ड बैंक को सौंप दीजिए, ठीक। स्पॉन्सर्ड बैंक को क्या कीजिए, सौंप दीजिए, ये कहा गया, ठीक। केलकर समिति ने ये कहा गया कि अब आप आरआरबी को लेकर क्वेश्चन पूछे कि केलकर समिति किस लिए बनी, तो केलकर समिति इसलिए बनी, आरआरबी को लेकर बनी, ठीक। और इनमें ये कार्य यही किया गया कि अब आप इनकी कार्य क्षमता, कार्य दक्षता को बढ़ाइए और जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उनको आप सौंप दीजिए और ग्रामीण बैंक का नया फॉर्मेशन बंद कीजिए। तो इस हिसाब से हमने आपको सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक के बारे में कम्प्लीटली बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं विकास बैंक की। विकास बैंक क्या होता है, विकास बैंक का कार्य क्या होता है, ठीक। देखिए, विकास बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कुछ कार्य है सामाजिक उत्तरदायित्व का, ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक वर्क ये भी है कि वो सामाजिक उत्तरदायित्व निभाए, साथ में सीधे विकास कार्य करे। तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विकास बैंक की अवधारणा आई है। विकास बैंक, दैट इज़ ए डेवलपमेंट बैंक, दैट इज़ आप जैसे देखते होंगे मुद्रा है, तो मुद्रा बैंक भी क्या है, एक तरह से विकास बैंक है। सिडबी है, सिडबी भी क्या है, एक तरह से विकास बैंक है। आप नाबार्ड भी एक तरह से विकास बैंक है। आईडीबीआई भी एक तरह से विकास बैंक है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की एक का ये कार्य कि वो विकास कार्यों में हेल्प करे, विकास कार्य में सहायता दे और साथ ही साथ सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाए, सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाए। तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विकास बैंक का जनरेशन हुआ और ये आरबीआई के सीधे नियंत्रण में रहते हैं, ठीक है। और भारत में विकास कार्य को बढ़ावा देना, उनको सहायता देना, ये कार्य होता है। तो ये आरबीआई के सीधे नियंत्रण में है, आरबीआई के सीधे नियंत्रण में है, ठीक। कौन, विकास बैंक। अगर क्वेश्चन किया जाए विकास बैंक किसके नियंत्रण में है, तो वो आरबीआई के नियंत्रण में है। अब आप बात करते हैं आईडीबीआई। आईडीबीआई क्या है, आईडीबीआई दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको मिटा दें, ठीक। तो विकास बैंक क्या है, आरबीआई की अवधारणा है, उनके सामाजिक उत्तरदायित्व विकास कार्य की सहायता के लिए, और ये आरबीआई के सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आरबीआई की जो एक बैंक है जिसका नाम क्या है, आईडीबीआई, जिसे आप क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई। आईडीबीआई जो है इसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी कहते हैं। भारत में उद्योग के क्षेत्र में अगर सहायता के लिए अगर सबसे एपेक्स बॉडी अगर आप देखें तो ये आईडीबीआई। तो आईडीबीआई जो है इसका जो गठन किया गया था वो इंडस्ट्रियल ये डेवलपमेंट बैंक एक्ट के तहत किया गया था, ठीक। तो ये औद्योगिक क्षेत्र, भारतीय औद्योगिक, अगर इसका देखा जाए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसका नाम है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक। ये आईडीबीआई का
नाम है। इनका गठन किससे किया गया? गठन किया गया IDBI एक्ट 1964 के तहत। तो इसका गठन 1964 में एक अधिनियम जो है विकास बैंक अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? ये हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और अगर ये देखा जाए कि इसका मुख्य कार्य विकास में सहायता ही करना है, तो विकास वित्तीय संस्था DFL के रूप में ये पहले डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में ये 40 वर्षों तक ये कार्य करता रहा। तो ये 1964 से लेकर के 40 वर्ष तक इसका हेडक्वार्टर आप देख लीजिए। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका है मुंबई। ठीक। और 40 वर्ष तक ये एक DFI के रूप में, दैट इज विकास वित्त संस्थान, ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में ही ये कार्य करता रहा। IDBI लिमिटेड के रूप में सन 2004 में इसको क्या किया गया कि IDBI लिमिटेड के रूप में ये एक कंपनी एक्ट 1956 के तहत ये एक बैंकिंग के रूप में आया। तो अगर आप देखेंगे कि सन 1964 से लेकर के 40 वर्ष तक तो DFI के रूप में कार्य किया, बट सन 2004 में एक एक्ट है कंपनी एक्ट 1956, उसके तहत ये क्या हुआ, IDBI लिमिटेड बैंकिंग के रूप में ये सामने आया, बैंकिंग वर्क के रूप में ये सामने आ गया, शामिल हो गया। तो अब जो नया बैंक बना, बैंकिंग का काम करने लगा, तो नाउ इसको क्या कहा गया? अब इसको कहा गया IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब अब तक ये DFI था। देखिए इसमें क्या किया गया कि सन 2006 में एक बैंक था, उसको कहते हैं यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक, ठीक, UWB। सन 2006 में क्या हुआ कि यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक ये IDBI के साथ मर्ज कर दिया गया, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक को, ठीक। और ये मर्जिंग हुआ है सन 2006 में। LIC ने क्या किया कि IDBI के 51% शेयर का अधिग्रहण कर लिया 21 जनवरी 2019 को। तो 21 जनवरी 2019 को क्या किया कि LIC ने इसके IDBI के 51% शेयर क्या कर लिया, का अधिग्रहण कर लिया, होल्ड कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, ठीक। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली ये बात है सन उसी साल मार्च 2019 में एक प्रेस नोट के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत कर दिया, ठीक। तो मार्च 2019 में क्या हुआ कि RBI ने क्या किया कि इसको एक निजी क्षेत्र का बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में क्या कर दिया, वर्गीकृत, क्लासिफाइड कर दिया, ठीक, कर दिया। तो इस हिसाब से हमने आपको टोटल आपको ये स्ट्रक्चर बताया कि IDBI, जिसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कहा जाता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर क्या है आपका मुंबई में है। और ये क्या है, इसका गठन कब हुआ था, 1964 में किया गया था, और ये डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किया गया। 40 वर्ष तक ये एक DFI के रूप में कार्य किया, और सन 2004 में फिर फाइनली ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत एक बैंक का रूप ले लिया। सन 2006 में ये यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक के साथ इसकी मर्जिंग हो गई। जनवरी 2019 में LIC ने इसके 51% शेयर को होल्ड कर लिया, और फाइनली मार्च 2019 में RBI ने इसको निजी क्षेत्र का बैंक
घोषित कर दिया। तो IDBI वर्तमान में क्या है, एक तरह से अगर आप कहें तो एक निजी क्षेत्र का बैंक ये है। बात करेंगे CDB की, ये एक डेवलपमेंट बैंक है। CDB जिसे आप क्या कहते हैं, लघु उद्योग विकास बैंक। लघु उद्योग मतलब होता है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो होते हैं, हाँ, लघु सूक्ष्म उद्योग जो होते हैं, उनकी सहायता के लिए इसको डेवलप किया गया, जिसे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर आप लोग बताइए, क्योंकि ये इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, रीजनल इम्पोर्टेंस है। साथ में MSME सेक्टर जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा स्टार्टअप है, उसके लिए ये जैसे मुद्रा योजना के तहत जो लोन मिलता है आपका 10 लाख तक, वो किसके तहत मिलता है, इसी के तहत मिलता है। तो अब हम बात कर रहे हैं CDB की। CDB दैट इज़ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप CDB कहते हैं, लघु उद्योग विकास बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक ये कहा गया। ठीक, इसकी स्थापना की गई थी कब, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है 2 अप्रैल 1990 को। तो इसकी स्थापना की गई 2 अप्रैल 1990 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और ये संसद के एक्ट में, संसद ने एक अधिनियम पारित किया और उस अधिनियम के तहत ये स्थापना हुई। इसका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य अगर आप पूछा है तो इसका मुख्य कार्य है जो MSME के क्षेत्र हैं, उस MSME के क्षेत्र की जो वित्त पोषण करना या फिर उनका विकास करना या उनका संवर्धन करना, तो ये इनका MSME के क्षेत्र की अगर आप उनका संवर्धन करना है, ठीक है, उनका वित्त पोषण करना है, उनका विकास करना है, तो वो सब के लिए सहायता कौन करेगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया CDB करेगा। और ये इनके क्रेडिट प्रवाह को काफ़ी मजबूत बनाता है, सुविधाजनक बनाता है और वित्तीय विकासात्मक जो अंतराल हैं उनको कम करती है। जैसे कि अगर इसमें MSME सेक्टर के लिए अगर कोई क्रेडिट प्रवाह चाहिए तो उसको क्या होता है, उसको ये सुविधाजनक बनाता है। ठीक, इजीली एक्सेस, ठीक, सुविधाजनक बनाना, सरल बनाना, ठीक, ये इनका जनरल वर्क होता है। और ये इसमें अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है और अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है। तो शेयर अगर आप देखेंगे तो शेयर इसमें मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो किसका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये आपका टोटल CDB का क्वेश्चन हो गया कि 2 अप्रैल 1990 को हेडक्वार्टर लखनऊ है। MSME के क्षेत्र के लिए संवर्धन, वित्त पोषण, विकास और क्रेडिट प्रवाह सुविधाजनक बनाना है। इसका में शेयर जो होता है मैक्सिमम SBI का है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक की। 1988 में स्थापित राष्ट्रीय आवास बोर्ड, नेशनल हाउसिंग बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है। देखिए, जो भी आप इंडिया में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है ना, स्लम्स एरिया को रिमूव करके आवास, झोपड़पट्टी को हटा करके आवास का निर्माण करना है, ये सबसे बड़ा टास्क है। तो NHB दैट इज़ नेशनल हाउसिंग
बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक, इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इसकी स्थापना 1988 में हुई और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक, ये आवास में जो दीर्घकालिक ऋण देना है, लॉन्ग टर्म, क्योंकि आवास का जो प्रोजेक्ट होता है वो एक लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, तो इसमें जो आवास में ऋण देना है और निम्न और मध्यम आय वाले जो समुदाय है उनमें ऋण देने, उनके आवासों पे ध्यान देने के लिए, उनके आवास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये है। और नेशनल हाउसिंग बैंक जैसे आप बात किए, इसका काम क्या है कि दीर्घ आवास के लिए क्या करना, लॉन्ग टर्म लोन देना, दीर्घकालिक ऋण लोन प्रोवाइड करना, साथ में निम्न एवं मध्यम आय वाले आवासीय जो योजना है उनमें हेल्प करना, उनमें एसेस करना। डीएफएल लोन का भी एक रेगुलेटर है। एक तरह से अगर आप देखा जाए तो ये एक हाउसिंग के लिए जो कार्य हो रहा है उसके एक एनबीएफसी के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की तरह से, ये कंपनी की तरह से ये कार्य कर रहा है और उनकी देख रेख कर रहा है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति ये कर रहा है। नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 में स्थापित है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ये भी एक डेवलपमेंट बैंक की इकाई के रूप में ही कार्य कर रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरी, जिसकी बात करते हैं एग्जिम बैंक की। एग्जिम बैंक मतलब क्या है? एग्जिम बैंक एक तरह से आयात और निर्यात जो भारत का विदेशों से होता है तो उसके लिए सुविधा को प्रोवाइड करता है। दैट इज़ एग्जिम बैंक। आयात और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, स्थापना इसकी कब हुई थी? 1982 में स्थापना, अगर आप देखेंगे तो 1982 में। ये एक तरह से आयात निर्यात बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्थापित किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस्टेब्लिश है हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे वो है मुंबई में। ठीक, एक आयात निर्यात बैंक एक्ट है 1981, इसके तहत ये बनाया गया। जो एक्ट था जिसके तहत ये बनाया गया, बाई 1981 एक्ट है, भारतीय आयात निर्यात बैंक इंडिया एक्ट। तो जनरली इसका कोई महत्व नहीं है, पर आप जानते रहिए जैसे कोई भी एक्ट अधिनियम पारित हुआ तो उसके रिस्पांस में बैंक की स्थापना हुई 1982 में। आयात निर्यात बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित है और इसका हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई में है। ठीक, और इसका जो मेन विज़न क्या है, मेन विज़न या मेन एम क्या है? मेन एम यही है कि ये आयात निर्यात के लिए ऋण को प्रदान करता है। ठीक, तो आयात निर्यात के लिए जो है उसके लिए क्या है? ऋण प्रदान करना, ये इसका मेन मोटिव है। ठीक, एग्जिम बैंक के बारे में बात हुई। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए क्या था कि एक समिति थी, शिवरमन सर की समिति थी, उसी समिति के रिकमेंडेशन पे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र दोनों, केवल कृषि नहीं, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड एज द नाबार्ड बैंक। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक
फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्वेश्चन फुल फॉर्म भी पूछ देता है। नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, सॉरी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर लिखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज ए नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, हिंदी में भी लिख लीजिए, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। ठीक, तो ये आपका नाबार्ड है। तो नाबार्ड के लिए जो स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 की गई थी, और इसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? इसकी स्थापना क्वेश्चन पूछता है, बहुत कॉमन है, 12 जुलाई 1982 को। और इसकी जो पूंजी थी, प्रारंभिक पूंजी अगर आप देखेंगे, प्रारंभिक पूंजी, इनिशियल कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी, तो वो आपकी कितनी थी? वो 100 करोड़ रुपए थी, 100 करोड़ रुपए इसकी प्रारंभिक पूंजी थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसका पूर्ण स्वामित्व किसका है? पूर्ण स्वामित्व देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें पूर्ण स्वामित्व है। और 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 50% इसमें आरबीआई का था। और आज के डेट में, मतलब पहले अगर देखा जाए तो पहले क्या था? पहले इसमें ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 50% लगाया था, एंड 50% इसमें क्या है? आरबीआई 50% लगाया था। बट नाउ आज के डेट में देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें 99% शेयर है, एंड आरबीआई का आप देखेंगे तो केवल इसमें कितना है? 1% शेयर रह गया है। देखिए, इसका जो मेन एम क्या है कि ये जो सहकारी बैंक की और ग्रामीण बैंक की निगरानी कार्य करता है। जैसे हमने आपको बताया था कि इसके पहले भी कि जो सहकारी बैंक थे, प्राथमिक साख समितियाँ, सोसाइटी थी, वो जिला स्तर पे केंद्रीय सहकारी बैंक से, फिर केंद्रीय सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंक से, और राज्य सहकारी बैंक नाबार्ड द्वारा कंट्रोल थी। तो यही नाबार्ड है। नाबार्ड का जो मुख्य अगर आप कार्य देखेंगे, मुख्य कार्य क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बैंक हैं, रूरल बैंक हैं और सहकारी बैंक, इनकी निगरानी करना। सहकारी एंड ग्रामीण बैंक की निगरानी करना इनका मुख्य कार्य है। और देखिए, इसने क्या किया कि 1992 से एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप योजना शुरू की गई थी। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की लीकेज योजना एक तरह से एक बहुत वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक माइक्रो फाइनेंशियल प्रोग्राम इसने स्टार्ट किया था। 1992 से इन्होंने स्टार्ट किया SHG योजना, दैट इज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक, और ये जो है एक तरह से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक तरह से देखिए तो प्रोग्राम है, ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज परियोजना। नाबार्ड द्वारा एक किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जाता है। एक और चीज़ है, एक तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला एक पॉइंट हो गया, दूसरा बात इसका क्या है कि ये किसान क्रेडिट कार्ड, ये भी क्या होता है? ये भी जारी किया जाता है। ठीक, और साथ में RIDF मतलब क्या होता है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंडिंग, ये RIDF का संरक्षक है। ये RIDF का
संरक्षक है, गार्जियन है। RIDF मतलब क्या होता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंडिंग। तो ये क्या करती है कि इसमें मतलब क्या होता है कि जो प्राइमरी क्षेत्र देता है, प्राइमरी सेक्टर में जो कमर्शियल बैंकों को फंड देना है, जितना देना है वो सभी प्राइमरी लेवल पे उनकी जितनी देता बच जाती है वो फाइनली किस में चली जाती है? RIDF में चली जाती है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंडिंग में चली जाती है। ठीक है, जो वो ये पूरा नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कमर्शियल बैंक को कितना पैसा देना है, वो पूरा पैसा दे नहीं पाए प्राइमरी सेक्टर में, फाइनली जब उनको देना होगा तो वो RIDF में जाएगा। इसको फुल फॉर्म लिख देते हैं, दैट इज़ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक, ये है RIDF का फुल फॉर्म। मतलब कोई अगर मान लीजिए, इसमें मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई कमर्शियल बैंक है और उस कमर्शियल बैंक को हमने आपसे कहा कि भाई तुमको 40% जो होता है वो कहाँ पे देना है? आपको प्राइमरी सेक्टर में देना है, पर ये प्राइमरी सेक्टर में 40% क्या है वो पूरा नहीं कर पाए, तो उनकी जितनी देता बचती है वो बाद में किस में देंगे? RIDF में देंगे, RIDF में देंगे। ठीक है, अगर ये कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक, ये एक रूल है RIDF का। तो ये लास्ट टॉपिक था नाबार्ड बैंक, जिसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय बैंक 1982 में स्थापित हुआ, परंतु 10 साल बाद इसने एक SHG योजना लिंक परियोजना शुरू की। और ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टाइप का प्रोग्राम है। और इसमें प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ थी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 9 पूर्ण स्वामी था। पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI दोनों चल रही थी, बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 99% है। और इसका मुख्य कार्य जो सरकारी बैंक जैसे हमने आपको बताया था कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक जैसे हमने आपको बताया आज रूरल बैंक, और किसान इसका निगरानी करता है, साथ में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करता है, साथ में RIDF के बारे में ये भी कार्य करता है, RIDF को भी संरक्षक करता है। देखिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए, अवसंरचना के लिए फंड के लिए। तो आज हमने जो स्टडी की कि जो बैंक हैं वो किस टाइप के बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल जो बैंक हैं, कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, किसके अंतर्गत होते हैं। और फिर हमने बात की सहकारी बैंक की, सहकारी बैंक कितने टाइप के सहकारी बैंक होती हैं। हमने बात की सोसाइटी की, सोसाइटीज़ क्या होती हैं, कैसे कार्य करती हैं। और फिर हमने बात की डेवलपमेंट बैंक की, जिसमें कि हमने IDBI के बारे में बात किया, साथ में SIDBI के बारे में बात किया, साथ में हमने बात किया है नाबार्ड, ये भी एक डेवलपमेंट बैंक है। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोगों ने आज यहाँ पे अध्ययन किया। साथ में एक एग्जिम बैंक है जिसे हम आयात और निर्यात बैंक कहते हैं, साथ में नेशनल हाउसिंग बैंक है। ठीक, ये राष्ट्रीय आवास परियोजनाओं को रेगुलेट करता है। तो आज के क्लास में इतना ही। बैंक के डिफरेंट टाइप के बारे में हमने जाना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उनके हेडक्वार्टर को लेकर के, उनके इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के, वो किस एक्ट के तहत हेडक्वार्टर क्या है, किस वर्ष इनकी स्थापना हुई, किस एक्ट के तहत हुई, इनका मुख्य वर्ग क्या है, ये सब डायरेक्ट MCQ में आपके पूछे जाते हैं। ठीक, और डायरेक्ट प्री के एग्ज़ाम में। ठीक है, धन्यवाद। कल के क्लास में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और साथ ही हम इसकी MCQ सेशन भी लेकर के आएंगे मनी एंड बैंकिंग की। ओके।